जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस जिले से हो कमेंट जरूर करें। भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में 2 से 4 अक्टूबर तक जोरदार बारिश की चेतावनी। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर रंग दिखाना शुरू कर दिया है और भारतीय मौसम विभाग IMD ने 2 अक्टूबर 2025 से 4 अक्टूबर 2025 तक राज्य के 12 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यह अलर्ट मौजूदा समय में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र लो प्रेशर सिस्टम ने बारिश की तीव्रता को बढ़ा दिया है। प्रभावित जिलों में धनबाद, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूमि शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए पीला अलर्ट जारी किया है, जो मध्यम से गंभीर मौसम की स्थिति को दर्शाता है। रात से शुरू हुई बारिश ने पहले ही कई इलाकों में जलभराव पैदा कर दिया है। धनबाद और बोकारो जैसे खनन क्षेत्रों में कोयला खदानों में पानी भरने की खबरें सामने आई हैं, जिससे खनन कार्य प्रभावित हुआ है। पहाड़ी इलाकों जैसे रांची और पश्चिमी सिंहभूमि में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि मिट्टी पहले से नमी से संतृप्त हो चुकी है। नदियां जैसे दक्षिण कोयल, सुवर्णरेखा और फल्गु उफान पर हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और ऊंचे स्थानों की ओर जाने की सलाह दी है। इस बारिश का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर जल जमाव से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई, खासकर धनबाद देवघर हाईवे पर। बिजली आपूर्ति में व्यवधान देखा गया क्योंकि तेज बारिश और हवाओं ने तारों को नुकसान पहुंचाया। स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की गई, जबकि रेल और बस सेवाओं में देरी हुई। जमशेदपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों में पानी भरने से उत्पादन प्रभावित हुआ। किसानों के लिए यह स्थिति दोहरी साबित हुई। एक ओर खरीफ फसलों को पानी मिला, लेकिन अधिक बारिश से फसलों के सड़ने का डर सताने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है और कुछ स्थानों पर 50 से 100 मिमी तक वर्षा होने का अनुमान है। वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाओं की भी संभावना है, जो और नुकसान का कारण बन सकती है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत बल NDRF की टीमें तैनात की हैं और राहत शिविरों की तैयारी शुरू हो गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे घरों में रहें, बाढ़ अलर्ट पर नजर रखें और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क करें। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि खदानों और पहाड़ी इलाकों में कामकाज अस्थायी रूप से रोक दें। इसी बीच दुर्गा पूजा के पावन उत्सव पर भी बारिश का असर देखा गया है। 2 अक्टूबर को नवमी और 3 अक्टूबर को दशहरा के दिन रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में भव्य पंडाल सजाए गए थे। मां दुर्गा की मूर्ति के सम्मुख भक्तों ने भक्ति भाव से आरती गाई, परंतु बारिश ने उत्सव को प्रभावित किया। प्रेम मंदिर स्टाइल और ऑपरेशन सिंदूर जैसे थीम वाले पंडालों में कम भीड़ रही। रावण दहन और दुर्गा विसर्जन में देरी हुई, खासकर देवघर और जमशेदपुर में, जहां जलभराव ने तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को परेशानी में डाला। फिर भी भक्तों ने जय मां दुर्गे के जयकारों के साथ उत्साह बनाए रखा और छोटे स्तर पर पूजा अर्चना की। यह बारिश पर्यावरण के लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि यह भूजल स्तर को बढ़ाएगी और सूखे की आशंका को कम करेगी। लेकिन अचानक और भारी बारिश ने बुनियादी ढांचे और जनजीवन को चुनौती दी है। धनबाद में रात भर की बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया, जबकि देवघर में तीर्थयात्रियों को दिक्कतें हुईं। मौसम विभाग का कहना है कि 4 अक्टूबर तक यह सिस्टम कमजोर पड़ सकता है, लेकिन तब तक सतर्कता बरतना जरूरी है। लोग मौसम अपडेट के लिए mausam.imd.gov.in पर नजर रख सकते हैं। यह प्राकृतिक घटना राज्य के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गई है। मनिया सम्मान योजना। अभी भी बहुत मनियाओं के चेहरे पर है मायूसी। नहीं पहुंची योजना की किस्त। झारखंड सरकार ने अपना वादा निभाते हुए दुर्गा के दौरान लाभुकों के खाते में सितंबर माह की राशि यानी कि 14वीं किस्त का भुगतान कर दिया है,
लेकिन अभी भी कई लाभुकों के खाते में योजना की किस्त नहीं पहुंची है, जिसके कारण उनके चेहरे पर मायूसी छाई है। ऐसे में जिन लाभुकों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं, उनको चिंता सताने लगी है कि उन्हें योजना की 14वीं किस्त मिलेगी भी या नहीं। कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जिनका सब कुछ सही होने के बावजूद उनके खाते में राशि नहीं आई है। उन लाभुकों के लिए जरूरी खबर है। कई महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनके बैंक खाते सही हैं और सभी दस्तावेज पूरे हैं। महिलाएं सवाल कर रही हैं कि उन्हें इस योजना के तहत राशि क्यों नहीं मिल रही है। जब कोई गलती नहीं है, तब भी दिक्कत क्यों? अगर जिन महिलाओं के दस्तावेज और बैंक खाता बिल्कुल सही है, वे भी राशि से वंचित हैं, तो इसका मतलब है कि उनके क्षेत्र का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है। सरकार अब उन सभी महिलाओं का एक एक करके सत्यापन करवा रही है ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके। जैसे ही आपकी जानकारी सही पाई जाएगी, अगली किस्त की राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। योजना का लाभ के लिए क्या करना होगा? अगर आपको अब तक राशि नहीं मिली है, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय जाकर जानकारी लें कि आपका सत्यापन हुआ है या नहीं। अगर नहीं, तो जल्द से जल्द वहां जाकर सभी दस्तावेज दिखाएं और सत्यापन करवाएं। जैसे ही आपका सत्यापन पूरा हो जाएगा, सरकार द्वारा आपकी किस्त की राशि जारी कर दी जाएगी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। सरकार पहले हर महिला का दोबारा सत्यापन करवा रही है ताकि सिर्फ वास्तविक और जरूरतमंद महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकें। सत्यापन पूरा होने के बाद ही राशि ट्रांसफर की जाएगी। विभाग की गाइडलाइन के आधार पर राशि का भुगतान। योजना की किस्त विभाग की गाइडलाइन और मापदंडों के आधार पर भेजी जा रही है। आपका आधार बेस्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है। साथ ही योजना की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए। योजना में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी योजना का फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सही सही दी गई हों। ऐसे में आपकी किस्त खाते में आएगी। केवल इन लोगों को मिलेगी 2,500 रुपये की राशि। मन्या सम्मान योजना के तहत 10वीं किस्त का पैसा उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका आवेदन सही तरीके से हुआ होगा और जिनके दस्तावेजों में कोई गलती नहीं है। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं समय समय पर अपने आवेदन का स्टेटस चेक करती रहें और जरूरत पड़ने पर अपने नजदीकी पंचायत या सीएससी सेंटर पर जाकर फॉर्म में त्रुटि को ठीक कराएं। ब्रेकिंग। निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी बनेंगी राज्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड सरकार ने निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया है। अलका तिवारी आज यानी 30 सितंबर मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गईं। इस अवसर पर शाम 5 बजे प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि अलका तिवारी राज्य की अगली निर्वाचन आयुक्त होंगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव D.K. तिवारी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली पड़ा हुआ था। मन्या योजना के पैसे से पलामू की महिलाओं ने बना दिया गांव की सड्डी DDH। खुद किया उद्घाटन। पलामू छतरपुर में मन्या योजना की लाभुकों ने योजना की किस्त मिलने पर गांव की सड्डी DDH को मरम्मत कराकर चर्चा में बनी है। हर तरफ छतरपुर की इन लाभुकों की चर्चा हो रही है। लंबे समय से गांव की सड्डेच बदहाल थी और बारिश में चलना भी मुश्किल हो गया, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने बीधा उठाया, लेकिन पैसे कम पर डैच गए। जिसके बाद मन्या योजना की किस्त सभी महिलाओं को मिली तो गांव में महिलाओं ने एक बैठक की और फिर अपनी योजना की किस्त में से 2-2 हजार रुपए सभी ने सड्डर डेचेक बनाने के लिए देने का ऐलान कर दिया। यह मामला छतरपुर के कचनपुर स्वर्ण भूमि स्थल के पास लंगधीतर टोला का है। इस टोले की सड्ढक बदहाल थी, लेकिन मियां योजना की लाभुक महिलाओं ने मैया सम्मान योजना के पैसे और श्रमदान से नर्क बन चुकी गांव की सड्डी डढीक को बनवाकर यह साबित कर दिया कि महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जब सड्डी डढीक बन गई तो इसका उद्घाटन भी खुद किया।
गांव के सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं ने दीप जलाकर और नारियल फोड़ेज कर सड्ढेज का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं गांव की सभी महिलाओं ने संवेद स्वर में कहा कि सरकार द्वारा सड़क निर्माण कर उनकी समस्या दूर होनी चाहिए। मैयाओं सम्मान योजना की जिन लाभुकों ने अपना हौसला और जज्बे से यह कर दिखाया है, उनमें विभा कुमारी, गीता कुमारी, आशा देवी, मंजू देवी, चिंता देवी, सोनी देवी, प्रेमशिला देवी, प्रतिमा देवी, पिंकी देवी, सुषमा देवी, उषा देवी, शर्तिमा देवी, लक्ष्मी देवी, सुनीता देवी, सविता देवी, विमला देवी, बेबी देवी, प्रीति कुमारी, बसंती देवी, प्रियंका कुमारी, शोभा कुमारी, पुष्पा कुमारी और रीना कुमारी ने अपने पैसे को सडीडीडीछक निर्माण में लगाया है। उद्घाटन के मौके पर महिलाओं और युवाओं के हौसला अफजाई के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद चुनमून भी पहुंचे और ग्रामीणों को मिठाई खिलाकर और दीप जलाकर मातृशक्ति को नमन किया। अरविंद ने आगे कहा कि सडीडीडीएचक मरम्मती की हिम्मत दिखाने वाली सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। इस मौके पर दीपक सरकार, प्रशांत राज, जितेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, अमन कुमार, राहुल कुमार, गौतम कुमार, कुलेशर राम, तापेशर राम, माजू राम, आनंद कुमार, उदय कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में माओवाद विरोधी अभियान के दौरान सांप के काटने से सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। झारखंड पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 209 कोबरा बटालियन सारंडा के छोटा नगर जंगलों में माओवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान चला रही थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी एक कांस्टेबल संदीप कुमार को एक जहरीले सांप ने काट लिया। सांप के काटने की सूचना मिलते ही उन्हें कोलेबिरा के एक अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इलाज के बाद भी संदीप कुमार की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव को सड़क मार्ग से रांची लाया जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाद में उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश स्थित उनके गृहनगर भेजा जाएगा। चाईबासा के एसपी अमित रेणु ने पुष्टि की है कि यह घटना सारंडा जंगल में माओवाद विरोधी अभियान के दौरान हुई। गौरतलब है कि सांप, बिच्छू, मच्छर और बिजली माओवादियों से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुए हैं। एसपी के अनुसार सारंडा के जंगलों में माओवादी विरोधी अभियानों के दौरान पहले भी सांप काटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। और कर्मचारी हो गया कंगाल। झारखंड में मकान खरीद बिक्री के नाम पर सक्रिय गैंग का खुलासा, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा जिले में पुलिस ने एक बड़े ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के जाल में फंसकर देवघर के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी पूरी तरह कंगाल हो गए। आरोपियों ने रिटायरमेंट की पूरी जमा पूंजी यानी 79 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में घनश्याम महतो, विक्रम महतो, पंचानन दास, टुम्पा सररखेल, परिमल कुमार और जीसू सरकार शामिल हैं। मामला तब शुरू हुआ जब देवघर निवासी मुकेश रवानी, जो हाल ही में रिटायर हुए थे, जामताड़ा में मकान तलाश कर रहे थे। उनकी मुलाकात घनश्याम महतो और विक्रम महतो से हुई। दोनों ने उन्हें जामताड़ा स्टेशन के पास एक मकान दिखाया और दावा किया कि यह पंचानन दास का है, जिसके मालिक उसके बेटे बहू और जीसू सरकार हैं। सौदे को पक्का करने के बाद पीड़ित कर्मचारी ने 84 लाख रुपए जीसू सरकार के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए और शेष राशि नकद में सौंप दी। लेकिन जब मकान की रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो आरोपी टाल मटोल करने लगे। रजिस्ट्री में देरी देखकर पीड़ित को शक हुआ और उन्होंने जामताड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि जिस मकान को बेचने की कोशिश की गई थी वह असल में कोलकाता निवासी समीर सरकार की संपत्ति है, यानी पूरा मालिकाना दावा फर्जी था। एसपी राजकुमार मेहता के निर्देश पर टीम गठित हुई और सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह लंबे समय से रिटायर कर्मचारियों और मासूम खरीदारों को ठगता आ रहा था। गिरोह रकम आपस में बांट लेता था और फरार हो जाता था। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि यह गैंग पहले भी कई बार इसी तरह की ठगी कर चुका है। इनका तरीका था कि रिटायर कर्मचारी या संपत्ति खरीदने वालों को आसान शिकार बनाकर दूसरे की जमीन और मकान को अपना बताकर बेच देना। जामताड़ा में जमीन दलाल और माफिया समूह काफी सक्रिय हैं।
यहां तक कि सरकारी जमीन और पुरातन दर्ज संपत्तियों को भी बेच दिया जाता है। कई मामलों में शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन ठगी का सिलसिला लगातार जारी है। बिग अपडेट। 734 करोड़ के जीएसटी धोखाधड़ी में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 15 करोड़ 41 लाख की संपत्ति किया अटैच। 734 करोड़ के जीएसटी घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 करोड़ 41 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को जब्त किया है। सभी संपत्ति बंगाल में अवैध रूप से कमाई कर खरीदी गई थी। ईडी इस मामले में आगे जांच कर रही है। आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे होने की संभावना है। एक सिंडिकेट बनाकर 135 कंपनी बनाई गई थी, जिसके जरिए जीएसटी टैक्स की चोरी की जाती थी। 734 करोड़ के फर्जी इनपुट क्रेडिट कर 67 करोड़ रुपए कमाए गए थे। ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है। विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने 15 करोड़ 41 लाख रुपए मूल्य की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 29 नव 20 साल 25 को कोलकाता और हावड़ा में यह संपत्ति जब्त की गई। जब्त की गई संपत्तियां बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंडों में से एक अमित गुप्ता और उनके सहयोगियों की हैं। ईडी ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय डीजीजीआई जमशेदपुर द्वारा शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और अमित अग्रवाल विक्की भालोटिया के नेतृत्व वाले आपराधिक गिरोह के खिलाफ दर्ज कई शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी मास्टरमाइंड झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 135 फर्जी कंपनियों का नेटवर्क बनाकर और उसका संचालन करके जटिल धोखाधड़ी अंजाम दे रहे थे। गिरोह की कार्यप्रणाली में बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के फर्जी जीएसटी चालान जारी करना शामिल था, जिससे धोखाधड़ी से 734 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी तैयार और जारी किया गया। इस धोखाधड़ी वाले आईटीसी को फिर कमीशन के लिए विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ता संस्थाओं को बेचा गया, जिन्होंने अवैध क्रेडिट का इस्तेमाल अपनी वैध जीएसटी देनदारियों से बचने के लिए किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। जांच से पता चला कि सिंडिकेट ने इस ऑनलाइन गतिविधि से लगभग 67 करोड़ रुपए का कमीशन कमाया, जो अपराध की आय पीओसी का गठन करता है। मुख्य वित्तीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत अमित गुप्ता ने कई अचल संपत्तियों को हासिल करके इस अवैध आय को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच में यह भी पता चला कि डीजीजीआई द्वारा जांच शुरू करने के बाद अमित गुप्ता ने इन संपत्तियों को अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को हस्तांतरित करके जानबूझकर छिपाने की कोशिश की थी। इससे पहले जांच में ईडी ने 8 मई 2025 को तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता और अमित अग्रवाल विक्की भालोटा को गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने पहले ही गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट रांची में अभियोजन शिकायत दर्ज कर दी है, जिसने अपराध का संज्ञान लिया है। इसके अतिरिक्त सिंडिकेट प्रमुख शिव कुमार देवड़ा की 5 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने का एक पूर्व अनंतिम कुर्की आदेश 3 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। 15 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति की वर्तमान कुर्की पीओसी का पता लगाने और कुर्की करने के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। दुमका में झमाझम बारिश और नाले में बह गई महिला, हो गई मौत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, महिला फिसली कैसे? दुमका में शारदीय नवरात्र के त्योहार में नवमी तिथि को मौसम ने लोगों के मेला घूमने और पूजा पंडाल में माता रानी के दर्शन की उम्मीद पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, शाम 5 बजे से शुरू हुई वर्षा के कारण नालियां उफान पर आ गईं। इसी क्रम में गौशाला रोड में एक महिला फिसल कर नाले में जा गिरी। नाले के तेज बहाव में वह बह गई। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। महिला की तलाश शुरू हुई। काफी मशक्कत के बाद झाड़ी में फंसी महिला नजर आई। परिजन उसे लेकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का नाम सविता शर्मा है, जो गिलानपाड़ा मोहल्ला में किराए के मकान में रहती थी।
पति की मौत पहले ही हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला फिसलकर नाले में गिरी कैसे। फेस्टिव सीजन को देखते हुए रेल प्रबंधक का फैसला, रांची से अंबाला तक वन वे स्पेशल ट्रेन का परिचालन। त्योहार के अवसर पर रेल मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को रांची और अंबाला के बीच एक वन वे, एक तरफा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ती अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्रालय ने रांची से अंबाला के बीच एक वन वे, एक तरफ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन केवल एक ट्रिप के लिए किया जाएगा। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 08107 रांची अंबाला वन व स्पेशल गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 को रांची से खुलेगी। ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन से रात 22:45 बजे प्रस्थान करेगी और रास्ते में प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए अंबाला तक पहुंचेगी। यह ट्रेन शनिवार तड़के 4:45 बजे अंबाला पहुंचेगी। मार्ग और ठहराव: ट्रेन रांची से खुलने के बाद मुरी आगमन 23:45, प्रस्थान 23:47। बोकारो स्टील सिटी आगमन 1 बजे 5 मिनट, प्रस्थान 1 बजे 10 मिनट। गोमो आगमन 2 बजे 25 मिनट, प्रस्थान 2 बजे 30 मिनट। कोडरमा आगमन 3 बजे 35 मिनट, प्रस्थान 3 बजे 47 मिनट। गया आगमन 6 बजे, प्रस्थान 6 बजे 10 मिनट। सासाराम आगमन 8 बजे 50 मिनट, प्रस्थान 8 बजे 22 मिनट। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आगमन 10 बजे 55 मिनट, प्रस्थान 11 बजे 5 मिनट। प्रयागराज आगमन 13 बजे 50 मिनट, प्रस्थान 13 बजे 55 मिनट। लखनऊ आगमन 18 बजे 20 मिनट, प्रस्थान 18 बजे 25 मिनट। बरेली आगमन 21 बजे, प्रस्थान 21 बजे 5 मिनट। मुरादाबाद आगमन 22 बजे 45 मिनट, प्रस्थान 22 बजे 50 मिनट। इसके बाद ट्रेन अंबाला पहुंचेगी। कोच संरचना: इस स्पेशल ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे। इनमें 2 SLRD कोच, 6 सामान्य श्रेणी के कोच, 12 द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोच, 1 वातानुकूलित 3 टियर कोच। इस संरचना के माध्यम से अधिक यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। यात्रियों को राहत: रेल मंडल ने बताया कि दशहरा और आगामी त्योहारी मौसम में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इस ट्रेन का संचालन विशेष राहत के तौर पर किया जा रहा है। खासतौर पर उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। रेलवे का मानना है कि इस कदम से न केवल ट्रेनों में दबाव कम होगा, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को भी काफी सुविधा होगी। इस प्रकार रांची अंबाला वन व स्पेशल ट्रेन का यह संचालन त्योहार के मौके पर यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारियां अंतिम चरण में। विशालकाय पुतले बने आकर्षण का केंद्र। रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की अंतिम तैयारियों में आयोजन समिति जुटी हुई है। राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान विजयादशमी के अवसर पर एक बार फिर भव्य रावण दहन का साक्षी बनने जा रहा है। दशकों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर लोगों में उत्साह चरम पर है। आयोजन समिति ने तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। मैदान में लगातार मंच, सुरक्षा, लाइटिंग और झांकियों की सजावट का कार्य जारी है। इस बार भी मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतले तैयार किए गए हैं। रावण का पुतला 70 फीट, कुंभकर्ण का 65 फीट और मेघनाद का 60 फीट ऊंचा होगा। इन पुतलों को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचेंगे। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस वर्ष विशेष आकर्षण के रूप में अत्याधुनिक तकनीक से आतिशबाजी और विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जो दर्शकों के लिए रोमांचक अनुभव होगा। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आमंत्रित कलाकारों की टीम पारंपरिक नृत्य नाट्य प्रस्तुतियां देंगी। वहीं कोलकाता और मुंबई की पायरो फायरवर्क्स टीम शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन करेगी। रावण दहन के मौके पर सजाई गई झांकियां भी आकर्षण का बड़ा केंद्र होंगी। ये झांकियां रामायण की विभिन्न झलकियों को दर्शाएंगी, जिन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्थानीय विधायक C.P. सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आयोजन समिति ने बताया कि पूरे मैदान और आसपास के इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही कई गनमैन और प्रशासनिक अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे। मोरहाबादी के अलावा शहर के अन्य इलाकों में भी रावण दहन का आयोजन होगा, लेकिन मोरहाबादी का आयोजन सबसे भव्य माना जाता है। यहां एक साथ हजारों लोग जुटते हैं। आयोजकों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी पूरे समर्पण और उत्साह से तैयारियां की गई हैं, ताकि लोग सुरक्षित और आनंदपूर्ण तरीके से इस धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व का आनंद उठा सकें। रावण दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यही वजह है कि लोग परिवार सहित इस आयोजन को देखने आते हैं। आतिशबाजी, झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बच्चों और युवाओं के लिए खास आकर्षण का विषय होंगी। आयोजन समिति का मानना है कि इस पर्व के जरिए समाज को बुराइयों से दूर रहने और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश मिलता है। इस प्रकार रांची का मोरहाबादी मैदान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहां का रावण दहन शहरवासियों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए अविस्मरणीय यादगार साबित होगा। तैयारियों का जायजा संवाददाता चंदन भट्टाचार्य ने लिया। बेंगलुरु से चतरा लौट रही गर्भवती महिला की ट्रेन में मौत। हटिया स्टेशन पर रेलवे के चिकित्सकों ने मृत किया घोषित। दुर्गा पूजा पर अपने घर लौट रही एक गर्भवती महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से ट्रेन में ही मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना शनिवार सुबह हटिया रेलवे स्टेशन पर सामने आई। महिला का नाम सोना देवी है, जो चतरा जिले के सतगांव की रहने वाली थी। सोना देवी अपने पति धनेश्वर कुमार भुइयां के साथ बेंगलुरु हटिया साप्ताहिक एक्सप्रेस से घर लौट रही थीं। धनेश्वर बेंगलुरु में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। दुर्गा पूजा में परिजनों के साथ समय बिताने के लिए वे पत्नी को लेकर चतरा जा रहा था। बुधवार सुबह करीब 6 बजे ट्रेन जब राउरकेला स्टेशन के पास थी, तभी महिला को अचानक पेट में दर्द की शिकायत हुई। धनेश्वर ने तत्काल डॉक्टर को दिखाने की बात कही, लेकिन सोना देवी ने कहा कि अब हटिया पहुंचकर ही इलाज कराएंगी। इसके बाद वह लेट गई और कुछ देर बाद सो गई। ट्रेन जैसे ही सुबह हटिया स्टेशन पहुंची, धनेश्वर ने पत्नी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। घबराए पति ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि सोना देवी करीब 4 माह की गर्भवती थी। पति धनेश्वर ने कहा कि उसको लगा था कि पेट दर्द सामान्य है और हटिया पहुंचकर डॉक्टर को दिखा देंगे, लेकिन अचानक इस तरह स्थिति बिगड़ जाएगी, यह सोचा भी नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सक समय पर पहुंचे थे, लेकिन महिला की ट्रेन में ही मौत हो चुकी थी। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। इस घटना से चतरा जिले के सतगांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और धनेश्वर लंबे समय से बेंगलुरु में मजदूरी कर रहा था। दुर्गा पूजा पर घर लौटते वक्त घटी इस घटना से पूरा परिवार टूट गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज। अलका तिवारी बनी राज्य निर्वाचन आयुक्त। अलका तिवारी को झारखंड का राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने आयोग के आयुक्त के रिक्त पद पर अलका तिवारी की नियुक्ति की है। यह पद 25 मार्च को तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्त डी.के. तिवारी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हुआ था। अलका तिवारी 30 सितंबर को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। राज्यपाल के आदेश पर पंचायती राज विभाग द्वारा सरकार के सचिव मनोज कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा। नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी।
झारखंड उच्च न्यायालय लगातार सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दे रहा है और आयुक्त की अनुपस्थिति से काम में बाधा आ रही थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी सोमवार 5 अक्टूबर को पदभार ग्रहण कर सकती है। दुर्गा पूजा की छुट्टी के कारण आयोग में सोमवार को काम फिर से शुरू होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1988 बैच की अधिकारी अलका तिवारी ने एक तेज तर्रार महिला प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वह बचपन से ही एक मेधावी छात्रा थीं। मेरठ यूनिवर्सिटी में राज्यपाल के हाथों उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। उन्होंने मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए वे यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी गईं और वहां एमएससी की पढ़ाई की। वहां उन्हें मैनेजमेंट और विकास प्रोजेक्ट्स में अच्छा प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल भी मिला। इसके अलावा उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की है। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ड्यूक विश्वविद्यालय सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शॉर्ट टर्म का कोर्स भी पूरा किया है।